दोस्तों, हम सब अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए मरने को भी तैयार है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 आवर्स देश को गाली देते रहते हैं, देश को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, देश में स्कूल एजुकेशन सेक्टर बराबर नहीं है, देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ बराबर नहीं है। और वो हमें एग्जाम्पल देते हैं चाइना का कि किस तरह से चाइना ने खुद को एक डेवलप नेशन बना लिया है और आज चाइना यूएस को भी बड़ी टक्कर दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और इनको मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से चाइना एक डेवलप नेशन बना और जिस तरह से वो बना, क्या उस तरह से हम भी डेवलप बने। जो प्रॉब्लम्स चाइनीज़ लोगों ने फेस किए, क्या उस तरीके के प्रॉब्लम्स आप फेस करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था चाइना के सुप्रीम लीडर माओ जेडोंग इनका। और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में सत्ता में आई और 1958 में उन्होंने माओ जेडोंग ने ये प्रोजेक्ट लाया। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस लोगों ने और रिसर्चर्स ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मानव इतिहास में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। करोड़ों लोग मारे गए और ये जो करोड़ों लोग मारे गए ये ना किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से मारे गए, ये मारे गए बिकॉज ऑफ द ब्लंडर्स कमिटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ब्लंडर्स कमिटेड बाय द माओ जेडोंग द सुप्रीम लीडर ऑफ चाइना। यानी अगर किसी देश का नेता विम्सिकल हो, इंसेंसिटिव हो, पागल हो, तो किस तरह से वो देश बर्बाद हो सकता है, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए हमें इस घटना के बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, और दैट इज वाई आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज 5-year प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इन 1958। तो 1958 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसा लगा कि हम अब बस बहुत हो गया, चाइना को अब डेवलप नेशन बनाएंगे, चाइना को अब हम यूएस जैसा बनाएंगे, चाइना को अब हम इंग्लैंड जैसा बनाएंगे, यूके जैसा बनाएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें होना एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट को यूज किया, एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सामूहिक खेती और ग्रामीण भाग का आप कर दो औद्योगिकरण, वहां पे ला लो इंडस्ट्री। इन दोनों पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने फोकस किया। लेकिन इससे हुआ क्या, बर्बादी हो गई चाइना की, बर्बाद हो गया चाइना, 2-3 सालों में बर्बाद हो गया। इनकी इकोनॉमी तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, भूखमरी से लोग मरे। कुछ लोगों को तो एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया, जो सरकार के अगेंस्ट में गए उनको मारा गया, टॉर्चर किया गया, फोर्स लेबर था। यानी आपको काम करना ही है, आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे नहीं करना है, यू हैव टू डू द वर्क, फोर्स लेबर। कुछ लोगों ने तो तंग आके सुसाइड भी कर लिया। और कुछ हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स का कहना है कि इट वॉज द लार्जेस्ट सिंगल नॉन वॉर टाइम कैंपेन ऑफ मास किलिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। 4 करोड़ से ज्यादा लोग मरे, इतने बड़े स्केल पे मास किलिंग हुई। और इसका कारण क्या था। अब आप बोलोगे कि इसका कारण होगा नेचुरल कैलामिटी, तो नहीं। इसका कारण होगा वॉर, तो चाइना पे उस समय किसी ने वॉर भी नहीं किया था। यू विल बी सरप्राइज टू नो इतने 4 करोड़ से ज्यादा लोग मरे बिकॉज ऑफ द ब्लंडर्स, बिकॉज ऑफ द ब्लंडर्स कमिटेड बाय माओ जेडोंग एंड हिज गवर्नमेंट। इसलिए दोस्तों, नेता चुनना होना तो बहुत ही सीरियस होकर हमें अपना लीडर चुनना है, नहीं तो वो देश को कैसे बर्बाद कर सकता है, यह हमें इस घटना से सीखने को मिलता है। द इनिशिएटिव वॉज लेड बाय माओ जेडोंग, ऑल्सो नोन एज माओ सेतुंग। Mao's official goal was to rapidly evolve China from an agrarian economy into a modern industrial society with a greater ability to compete with Western industrialized nations.
तो माओ जेडोंग को ऐसा लगता था कि यार हमें अब वेस्ट की तरह डेवलप होना है, उनके साथ कंपटीशन में उतरना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उसको अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनानी होगी। और बस इसीलिए उसने ये 5 years का प्लान लाया, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी बहुत बड़ी छलांग, जो चाइना मारने वाला था लेकिन मार ही नहीं सका, बीच में ही वो गिर गया। In 1958, Mao announced his plan for the Great Leap Forward, which he laid out as a 5-year plan to improve the economic prosperity of the People's Republic of China. तो देखिए, माओ जेडांग का जो उद्दिष्ट था वो कुछ बुरा नहीं था, उसको अपने देश की तरक्की करनी थी, विकास करना था। और अगर देश का विकास होता तो लोगों के पास भी प्रॉस्पेरिटी आती। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप अगर कोई नया प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो पहले आप उसे टेस्ट तो करो, आप देखो तो कि यार ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्योंकि इतने बड़े स्केल पे कोई प्रोजेक्ट लाना और अगर वो फेल हो गया तो इससे देश बर्बाद हो सकता है। वो किसी छोटे स्केल में, किसी शहर में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करके देख पाते कि यार सच में ये फेल होगा या इसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इन्होंने पूरा नेशन वाइड इस प्लान को लॉन्च किया और फिर इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। माओ जेडोंग सबसे पहले चाइना में वो घूमे, उन्होंने ट्रैवलिंग की, देखा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर सकता है या नहीं। और उन्हें ऐसा लगा कि चाइनीज़ लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा फिर। Overall, the plan was centered around two primary goals: collectivizing agriculture and widespread industrialization, with two main targets: increasing grain and steel production. अब देखो, आप बोलोगे कि यार ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ये एक्चुअली है क्या। तो इस 5 year प्लान में माओ जेडोंग ने बस दो ही बातों पे फोकस रखा। वो एक कि एग्रीकल्चर का सामूहिकीकरण करना है, यानी अब किसी की इंडिविजुअल खेती नहीं रहेगी, सारी ज़मीन अब गवर्नमेंट की होगी और हर फार्मर को आके वहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसको पेमेंट मिलेगा, उसको फूड भी मिलेगा। ग्रामीण स्तर तक अब इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री थी पर वो शहर में केंद्रित थी, अब उसको ले जाना है गांव गांव तक, यानी गांव गांव तक इंडस्ट्री फैलानी थी। और दो ही मुख्य उद्दिष्ट थे, एक तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, ग्रेन को बढ़ाना, ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना और स्टील प्रोडक्शन भी बढ़ाना। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो चुका था और वर्ल्ड में जो फूड शॉर्टेज था वो बढ़ गया था। तो ग्रेन की, फूड की डिमांड थी, अगर चाइना ज़्यादा प्रोड्यूस करता तो बेच पाता और इनकी इकोनॉमी बढ़ सकती थी। बहुत सारे देश डेवलपिंग स्टेज पे थे तो उनको देश को डेवलप करने के लिए स्टील की ज़रूरत थी, तो वो भी अगर ये सेल कर पाते तो इनके पास फॉरेन करेंसी आती और इनकी इकोनॉमी बढ़ सकती थी। तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों ही पॉइंट्स पे फोकस रखा। कलेक्टिवाइजिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लॉट फार्मिंग वॉज एबॉलिश, जैसा मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था कि एंड रूरल फार्मर्स वेयर फोर्स टू वर्क ऑन कलेक्टिव फार्म्स वेयर ऑल प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन वॉज सेंट्रली कंट्रोल बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब किसी की भी व्यक्तिगत खेती नहीं रहेगी। नो बडी विल बी द ओनर ऑफ हिज ओन लैंड। जैसे भारत में हम सब की खेती होती है, उसके ओनर हम होते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया चाइना की उस समय, किसी की अब इंडिविजुअल खेती नहीं रहेगी, खेती अब सरकार की रहेगी। आपको आके वहाँ पे काम करना है और उसका रिटर्न, उसका पेमेंट आपको मिलेगा। काम करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो भी आपको मिलेगा और आपको फूड भी, आपके हिस्से का जो कुछ भी फूड है ग्रेन से, वो भी आपको मिलेगा। और ये सब कंट्रोल करती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, द गवर्नमेंट। अब खेती का प्रोडक्शन, खेती में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लार्ज स्केल पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस समय। उन्होंने
चाइना के जो ट्रेन इंजीनियर्स थे, जिनको इरिगेशन के बारे में पता था, उनसे कुछ पूछा ही नहीं, उनसे कुछ आइडियाज़ लिए ही नहीं, बस अपने ही लेवल पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने खेती में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को भी उन्होंने लॉन्च किया, लोगों को बताया कि ये नए नए टेक्निक्स से आप खेती कीजिए। लेकिन वो टेक्निक्स इसके पहले कभी भी टेस्ट नहीं किए गए थे, ना ही एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उनको किसी ने कभी अपने खेत में ट्राई किया था। तो ये सब कुछ यानी गवर्नमेंट के मन में जो आया वो गवर्नमेंट कर रही थी, किसी से पूछ ही नहीं रही थी। इसके वजह से क्या हुआ, दीज इनोवेशंस यानी नए नए आइडियाज़, जो जैसे नए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, अपने ही लेवल पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ला लेना, ये इन सब ने क्या किया, रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग क्रॉप यील्ड्स, क्रॉप का प्रोडक्शन पूरी तरह से नीचे आ गया। फ्रॉम फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड इम्प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड वाटर प्रोजेक्ट्स, नए नए जो एग्रीकल्चर के टेक्निक्स इन्होंने यूज किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी फेल हो गए, क्योंकि बहुत जगहों तक तो पानी जा ही नहीं रहा था, वाटर सप्लाई ही रुक गया था। यानी अब खेतों में पानी नहीं जाएगा तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा कैसे। अ नेशन वाइड कैंपेन टू एक्सटर्मिनेट स्पैरोज, अब इसी समय वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे माओ जेडोंग, इनके माइंड में एक ईविल आइडिया ने जन्म लिया। और ये ईविल आइडिया थी कि पता नहीं यार इनको किसने बताया कि जो खेती हो, जब जब कोई खेती करता है तो जो क्रॉप होता है ना, जो ग्रेन होता है, उस ग्रेन को चिड़िया खा लेती है। तो माओ जेडोंग को लगता था कि बहुत सारी चिड़िया चाइना में है, तो हमारे देश में ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा क्योंकि चिड़िया बहुत सारा ग्रेन खा लेती है। तो इन्होंने ऑर्डर निकाला कि चाइना की पूरी चिड़िया को, स्पैरोज़ को, स्पेशली स्पैरोज़ को मार डालो। तो लोगों ने स्पैरोज़ को मारना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे स्पैरो दिखी उसको मार डालते थे। लेकिन माओ जेडोंग को ये नहीं पता था कि वो नेचर के साइकिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी समय हुआ क्या, अगले साल स्पैरोज़ की जो संख्या थी वो कम हो गई। स्पैरोज़ सिर्फ ग्रेन नहीं खाती, स्पैरोज़ कीड़े भी खाती है। लेकिन अब स्पैरोज़ की संख्या कम हो गई तो कीड़ों को खाने वाला कोई नहीं, तो कीड़ों की संख्या इतनी बढ़ गई, लोकस्ट स्वॉर्म जिसे कहते हैं, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि इन्होंने ग्रेन्स खाना स्टार्ट कर दिया। और चिड़िया से ज़्यादा ग्रेन्स को ये खराब करने लगे। तो इनकी वजह से तो बहुत बड़े लेवल पे खेती में लोगों को नुकसान हुआ। ग्रेन प्रोडक्शन फेल शार्पली एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड फ्रॉम फोर्स लेबर। अब फूड प्रोडक्शन कम हो गया, तो इसके वजह से भुखमरी से लोग मरने लगे, फोर्स लेबर के वजह से लोग मरने लगे। तो चारों तरफ अब ख्यास मचने लगा धीरे धीरे। फैमिन क्विकली सेट इन अक्रॉस द कंट्री साइड। जैसे मैंने कहा कि क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गया तो लोगों को खाने को कुछ मिलता ही नहीं था, तो भुखमरी बढ़ने लगी, स्टारवेशन बढ़ने लगा, माल न्यूट्रिशन बढ़ने लगा, लाखों लोग मरने लगे। पीपल रिसोर्टेड, अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब देखिए ना लोग क्या खा रहे थे। कुछ लोग तो पेड़ों की छाल खा रहे थे, कुछ लोग तो डर्ट खा रहे थे। डर्ट का मीनिंग कितना खराब होता है, कितना गंदा होता है, वो लोग खा रहे थे। क्या करेंगे। इन सम एरियाज टू कैनिबलिज्म, कुछ एरिया में तो लोगों का मांस ही खा रहे थे, यानी मनुष्य का मांस ही खा रहे थे। कैनिबलिज्म स्टार्ट हो गया था चाइना में। फार्मर्स हु फेल टू मीट ग्रेन कोटास ट्राई टू गेट मोर फूड्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर गांव में कुछ लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको हर साल इतना ग्रेन प्रोड्यूस करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट होगी। वो कोटा जो था ना, वो कोटा उनका पूरा होना ही चाहिए था। तो अब फार्मर्स ग्रेन का कोटा पूरा नहीं हुआ तो ये चोरी करने लगे। अब कुछ चोरी नहीं कर सकते तो वो भागने लगे। अब जो फार्मर्स भाग जाते थे उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट पकड़ के उनके ही फैमिली के सामने उनको पीट पीट के मार डालती थी। उनका पब्लिक म्यूटिलेशन होता था। पब्लिक म्यूटिलेशन का मतलब चौराहे पे पैर काटना, हाथ काटना, आंखें निकाल लेना। बीइंग बरीड अलाइव, कुछ लोगों को तो ये जिंदा गाड़ देते थे।
गरम खौलता पानी शरीर पे डाल के लोगों को मारते थे। कुछ अलग अलग मेथड्स, यार सरकार ने, ऐसी सरकार होती है क्या? इतना जुल्म तो अगर किसी ने युद्ध किया होता तो जो फॉरेन की कंट्री होती है वो भी इतना जुल्म नहीं करती जितना खुद के गवर्नमेंट ने चाइनीज़ लोगों पे किया। लार्ज स्केल स्टेट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने कृषि का सेक्टर तो देख लिया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ ये देखते हैं। लार्ज स्केल स्टेट प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेयर इंट्रोड्यूस। बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने जो स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री सेटअप की। अब इंडस्ट्री सेटअप कैसे की इन्होंने? अब ये सब इन्होंने अर्बन एरिया में किया, ग्रामीण भाग में तो किया ही, लेकिन अर्बन एरिया में ज़्यादा किया। जहाँ कहीं जगह मिली इनको तो भट्टियाँ स्टार्ट कर दी, फर्नेसेस स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे स्टील बनाने की जो भट्टी होती है, बस वो भट्टी इन्होंने जहाँ कहीं भी जगह मिली वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ आगे। स्टील प्रोडक्शन वॉज टारगेटेड टू डबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो 5 साल का जो 5 ईयर प्लान था उसके पहले साल में स्टील का प्रोडक्शन डबल होना चाहिए, ऐसा माओ जेडोंग का कहना था। माओ जेडोंग ने तो यहाँ तक कह डाला था कि माओ जेडोंग फोरकास्ट दैट चाइनीज इंडस्ट्रियल आउटपुट वुड एक्सीड ब्रिटेन्स विद इन 15 ईयर्स। माओ जेडोंग तो इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने कहा कि यार 15 साल में हम ब्रिटेन से भी ज़्यादा स्टील को प्रोड्यूस करेंगे। हर घर के पीछे बैकयार्ड में इन्होंने एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। और ये जो अब देखिए इतने बड़े स्केल पे इन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी कि जो इस होता क्या है कि जब हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं तो क्वालिटी गिर जाती है। तो जो स्टील ये प्रोड्यूस करते थे वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, उसको किसी ने इंटरनेशनल मार्केट में परचेस ही नहीं किया होता अगर ये बेचने भी जाते तो पिग आयरन जिसे हम कहते हैं, पिग आयरन का मतलब जो क्रूड आयरन होता है वो ये प्रोड्यूस कर रहे थे, स्टील प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे। Existing metal equipment, tools and household goods were confiscated and melted down to fuel additional production। तो इनको जब लोहा कम पड़ जाता था तो इन्होंने किया क्या, लोगों के घर में जाके इक्विपमेंट्स को ये छीनने लगे लोगों से, टूल्स को छीनने लगे, उनको कलेक्ट करके भट्टी में डाल के ये स्टील का प्रोडक्शन करने लगे। यानी इन्होंने स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए किस लेवल तक ये गए आप सोचिए। लोगों के घर में जाके उनके जो लोहे के सामान थे उनको भी इन्होंने कॉन्फिस्केट किया, यानी जब्त कर लिया, और फिर वो भट्टी में डाल के उसको स्टील ये बनाने लगे। ये बस चाइना में ही हो सकता है। मिलियंस ऑफ सरप्लस लेबरर्स वेयर मूव्ड फ्रॉम फार्म्स टू स्टील मेकिंग। अब हुआ क्या कि कलेक्टिव फार्मिंग हो गई, तो जो सरप्लस यानी ज़्यादा लेबरर्स थे, इन लेबरर्स लोगों को ये ले गए सिटी में, स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए भट्टियों में ले गए, फर्नेसेस में ले गए। अब जो एबल बॉडीड वर्कर थे, मेल वर्कर थे, वो तो चले गए, लेकिन फैमिली यहाँ पे ब्रेक हो गई, क्योंकि पिता जो है वो काम करने सिटी में जा रहे हैं, माँ गांव में काम कर रही है, या फिर उसको किसी दूसरे गांव में भेजा जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं है, बूढ़े माँ बाप सब, यानी कोई भी खाली नहीं था चाइना में, सबको ज़बरदस्ती काम करना ही पड़ता था। Families and leaving the force agricultural labor force for the collective farms consisting of mostly women, children and elderly. The increase in urban population place additional strain on the food distribution system and demand on collective farms to increase grain production for urban consumption। अब हुआ क्या, शहर की पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि ग्रामीण भाग के लोग स्टील प्रोडक्शन करने के लिए शहरों में जा रहे थे। अब वो शहर में जाएंगे तो उनको खाना भी चाहिए, तो फिर शहरों से डिमांड बढ़ने लगी कि हमें आप फूड सप्लाई कीजिए। अब फूड यानी क्रॉप प्रोडक्शन का जिम्मा किसके पास था, ग्रामीण रूरल सेक्टर के पास। तो अब रूरल सेक्टर में जो कलेक्टिव फार्मिंग थी उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। और कभी कभी तो क्या होता था, डर के मारे जो कुछ भी फार्मर्स होते थे जो ग्रेन्स को सिटी में सप्लाई करने का जिनके पास काम होता था, तो वो झूठे आंकड़े बताते थे। यानी
एक टन मानो गेहूं वो भेज रहे सिटी में, वो लिख के देते थे कि हम 1 टन गेहूं भेज रहे सिटी में, लेकिन जब एक्चुअली वो माल जाता था तो वहाँ पे 1 टन गेहूं मिलता ही नहीं था। क्योंकि ये डर के मारे अब लोग झूठ बोलने लगे, क्योंकि सच बोलने लगेंगे तो गवर्नमेंट भी उनको मारने को आगे पीछे नहीं देख रही थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंडेड अप बीइंग अ मैसिव फेल्यूअर, बहुत बड़ा ये फेल्यूअर था। और आपको एक बात और बता दूं कि चाइना की गवर्नमेंट फॉरेन में गेहूं को बेच रही थी उस समय, जब लोगों के पास खाने को ना गेहूं था ना चावल था। तो जो फॉरेन के कंट्रीज थे उन्होंने उनको पूछा कि आपके देश की कंडीशन, क्योंकि न्यूज़ तो लीक होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को कितना भी लगे कि हम कवर कर रहे हैं सब सारी बातें, लेकिन न्यूज़ तो फैल रही थी। तो जो यूके है, अमेरिका है, इन लोगों ने पूछा कि आपके देश में ग्रेन है क्या लोगों को खाने के लिए, होगा तभी आप हमको भेजो, नहीं तो हम आपको भेजते हैं। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट, माओ जेडोंग को तो ही वॉज अपने अलग ही मूड में थे। उनको तो ये दिखाना था कि हमारा देश अब बहुत डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर क्वाइट सफिशिएंट इन क्रॉप एंड ग्रेन, हमारे पास बहुत है, हम आपको भेज रहे हैं, आप हमको करेंसी भेजो। टेंस मिलियंस डायड बाय स्टारवेशन, बहुत सारे लाखों लोग मरे भूखमरी से। एक्सपोजर ओवर वर्क, बहुत ज़्यादा काम करने से कुछ लोगों को तो मारा गया। इट ब्रोक फैमिलीज, इससे हुआ क्या कि फैमिली टूट गई। बाप कहीं और काम कर रहा है, माँ कहीं और काम कर रही है, बच्चे को कहीं और रखा है, नाना नानी या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स कहीं और काम कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल एक सोसाइटी थी चाइना की, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। Farmland was damaged by nonsensical agricultural practices and the landscape denuded of trees to fuel the steel furnaces. और क्या हुआ, फर्नेसेस बनाने के लिए, स्टील के प्रोडक्शन के लिए, भट्टियाँ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर लिया। बहुत ही लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटा गया। 30 to 40 ऑफ द हाउसिंग स्टॉक वॉज डेमोलिश, 40% घरों के जो घर के जो सामान होते हैं, घरों को तो बर्बाद किया ही, सामान भी इन्होंने चुरा लिया। उन सामानों से इन्होंने भट्टियाँ बनाई या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनको इन्होंने लगाया। मासिव क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स वेयर कंज्यूम इन प्रोजेक्ट्स एंड यील्ड नो एडिशनल आउटपुट, बहुत ज़्यादा देश का जो बहुत एक जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल होता है और संपत्ति होती है, उसको खर्च किया गया, लेकिन रिजल्ट जो था वो था 0। तो दोस्तों ये है माओ जेडोंग, इनकी ये तस्वीर है। तो जो लोग चाइना चाइना करके चिल्लाते उनको ये वीडियो दिखाओ कि चाइना आज जो है, कितने लोग मरे, 4 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? मुंबई में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतने बड़े स्केल पे लोगों को ऐसे लोग मारते हैं और फिर खुद को एज अ डेवलप नेशन प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या फ़ायदा अगर आपका देश डेवलप भी हो जाए, लेकिन कितने लोग मरे आपके। अगर ऐसा डेवलपमेंट, इस तरह से डेवलपमेंट होता है तो हमें नहीं चाहिए, हम धीरे धीरे डेवलप होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।